Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Mission MBBS for Entry Test channel. Today we have to take a start from first year chemistry, first chapter stoichiometry. But before going to discuss about the stoichiometry, we should know little bit about chemistry. That what is chemistry? क्योंकि हमने केमिस्ट्री से स्टार्ट लेना है तो ये ज़रूरी है कि केमिस्ट्री के बारे में स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन हो कि केमिस्ट्री असल में क्या चीज़ है। स्टूडेंट बड़े डरते हैं केमिस्ट्री से कि केमिस्ट्री काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है, ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं। केमिस्ट्री एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसको अगर समझ लें तो काफ़ी आसान है, काफ़ी रंगीन कलर्ड सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज का जो लेक्चर है हम केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री की एप्लीकेशन डेली लाइफ में और केमिस्ट्री की रोल बतौर सब्जेक्ट दीगर साइंस सब्जेक्ट में, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देंगे। तो फर्स्ट, व्हाट इज केमिस्ट्री? So chemistry is the branch of natural sciences which deals with the study of matter. The branch of natural sciences which deals with the study of matters, वो ब्रांच है नेचुरल साइंस का जो मैटर के बारे में स्टडी करता है। लेकिन ये स्टडी मैटर के बारे में कैसे करता है, और हमें ये भी जानना चाहिए कि मैटर क्या चीज़ है। तो मैटर के बारे में ये कैसे स्टडी करता है? तो मैटर के बारे में यूँ स्टडी करता है कि मैटर की कंपोजिशन क्या है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि मैटर की कंपोजिशन क्या है। सेकेंड वन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, खसूसियात क्या हैं। थर्ड वन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर from one form to another. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मैटर को हम कैसे चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं। तो इस किस्म का जो जो चेंज है वो दो किस्म के लाए जाते हैं, थ्रू केमिकल चेंज, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बाय केमिकल मींस भी मुमकिन है, और इसके साथ बाय फिजिकल मींस भी। फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहे ये थ्रू केमिकल मींस हो और फिजिकल मींस हो, इसके लिए कंडीशंस क्या है,
यानी इसको कंट्रोल करने के लिए कंडीशन क्या है। तो केमिस्ट्री में इसके साथ साथ मैटर को एक शक्ल से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, बाई केमिकल मीन्स और फिजिकल मीन्स। फिर इस प्रोसेस के लिए, इस रिएक्शन के लिए या तो केमिकल रिएक्शन या फिजिकल है, इसके लिए कंडीशन कौन से है कि इसको कंट्रोल कर ले। तो अगर हम इस तरह का स्टडी करते हैं मैटर के बारे में कि मैटर की कंपोजिशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, खसूसियात क्या है, इसको कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, आइदर थ्रू केमिकल मीन्स और फिजिकल मीन्स, एंड व्हाट इज द कंडीशन दैट कंट्रोल दिस। अगर हम इस तरह का स्टडी करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, केमिस्ट्री। तो फर्स्ट मैटर क्या चीज़ है, हम मैटर के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देंगे। तो मैटर हमारे साथ हैं एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। वो हर शे, वो हर चीज़ जो कि मास भी रखता हो और जगह भी गिरता हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैटर। लाइक इन द फिजिकल वर्ल्ड, इसके एग्जाम्पल क्या है, देख ले, ईयर हमारे साथ क्या है, मैटर है, क्योंकि इसकी मास भी है और जगह भी गिरता है। इस तरह आपके साथ वाटर भी है, इस तरह आपके साथ आइस भी है। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है इस फिजिकल वर्ल्ड में, कुछ जो है ना, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल वर्ल्ड में। जो कुछ पाया जाता है वो क्या है, हमारे साथ मैटर है। तो इस मैटर को हम कैसे स्टडी करेंगे। अब देख ले, कंपोजिशन ऑफ मैटर। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे वाटर लेता हूँ। अगर वाटर को देखा जाए तो वाटर हमारे साथ क्या है, मैटर है। और फिर इसकी कंपोजिशन क्या है। अगर हम इसकी कंपोजिशन को देख ले तो इसकी कंपोजिशन में दो एलिमेंट पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। और फिर इसकी एटम की तादाद के लिहाज से रेशो कितना है, मतलब ये जो एलिमेंट है ये तादाद के लिहाज से कितने, इसके एटम तादाद के लिहाज से कौन सी रेशियो में मौजूद है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसके दरमियान रेशियो क्या होगा, मतलब हमारे साथ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन हमारे साथ क्या है, सिंगल है। ऑक्सीजन के एलिमेंट के एटम क्या है, सिंगल है, और हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम कितने हैं, 2 है। तो 2:1 है ये, इसका रेशियो कितना है, 2:1 से मिले हैं। तो ये इसका क्या है, कंपोजिशन है। क्या है, कंपोजिशन। इस तरह आप फर्टिलाइज़र की कंपोजिशन को देखेंगे, इस तरह आप ग्लूकोज की कंपोजिशन देख ले, इस तरह आप कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन देख ले। जो भी मैटर है इसकी कंपोजिशन को देखेंगे तो ये केमिस्ट्री में आएगा। यानी इस तरह की कंपोजिशन हम केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे मैटर के बारे में। और प्रॉपर्टीज कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, देख ले वाटर की। फॉर एग्जांपल हम लिक्विड फॉर्म में हम इसको स्टडी करते हैं कि वाटर जब क्या हो, लिक्विड स्टेट में हो। देख ले लिक्विड में हम इसकी प्रॉपर्टी यूज स्टडी कर सकते हैं। देख ले कि ये फ्लो कर सकता है, वाटर कैन फ्लो। तो ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। वाटर हमारे साथ क्या है, टेस्टलेस है, यानी इसका जायका नहीं होता। इसके साथ इसको हम गैस में कैन बी कन्वर्ट इनटू गैस, हम इसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ
इसको हम सैलड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ये जो प्योर वाटर है ना हमारे साथ क्या है, ऑर्डरलेस है, और इसके साथ साथ कलरलेस भी हैं और ट्रांसपेरेंट भी हैं। क्या है, ट्रांसपेरेंट। तो ये वाटर की क्या है, प्रॉपर्टीज है। फ्लो भी कर सकता है, टेस्टलेस है, और इसको गैस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये कलरलेस हैं, और इसके साथ साथ ये ऑर्डरलेस हैं, और ये ट्रांसपेरेंट भी हैं। तो ये अगर हम इस तरह की स्टडी करते हैं तो ये केमिस्ट्री में हम करेंगे। इसके साथ साथ जो थर्ड वन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इधर बाई केमिकल मीन्स और फिजिकल मीन्स, और इसके लिए कंडीशंस क्या है। तो यहाँ पे हम यही वाटर का एग्जांपल देंगे। तो वाटर को अगर देख ले, फॉर एग्जांपल आपके साथ वाटर आइस, आपके साथ क्या है, फॉर एग्जांपल आपके साथ वाटर है लिक्विड स्टेट में, वाटर है क्या है, लिक्विड स्टेट में है, क्या है, लिक्विड स्टेट में। H2O आपके साथ क्या है, लिक्विड स्टेट में है। तो ये जो है ना देख ले, आपके साथ यहाँ पे मैं आइस लिखता हूँ जो कि वाटर सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ पे मैं आपके लिए लिखता हूँ गैसियस स्टेट में, जो कि वेपर स्टेट में होना चाहिए, वेपर स्टेट में होता है। वेपर स्टेट भी इसको कहते हैं। तो देख ले, इसका मतलब है कि जो वाटर है बेसिकली, वाटर हमारे साथ क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन जरूरी है। क्या है, इसके लिए कंडीशन जरूरी है। इस वजह से तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इधर थ्रू केमिकल और फिजिकल मींस। तो यहाँ पे इस प्रोसेस, आप केमिकल प्रोसेस से कर रहे हो या फिजिकल प्रोसेस से कर रहे हो, मैटर को चेंज कर रहे हो, तो इसके लिए कंडीशन ज़रूरी है। तो इस केस में देख ले, आपके साथ वाटर है, इसकी फिजिकल चेंज को हम स्टडी कर रहे हैं कि ये फिजिकली किस तरह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, और इसके लिए कंडीशन क्या है। तो आप यहाँ पे देख ले, आइस है, आइस को आप लिक्विड स्टेट में ले जा सकते हैं, इसके लिए कंडीशन क्या है, आप इसको हीट देंगे, क्या देंगे, आपने इसको क्या करना है, हीट करना है, आपने इसको हीट की सप्लाई करना है, आप इसको हीट सप्लाई करेंगे। ये हीट के लिए हम बतौर सिंपल यूज करते हैं। तो आइस को अगर हम हीट करेंगे तो ये लिक्विड में ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका मतलब यह है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना भी हीट सप्लाई होगा ये इसको लिक्विड स्टेट में तब्दील करेगा, न कि इसके टेम्परेचर को बढ़ाने में। और इस तरह अगर यही लिक्विड को हमने क्या करना है, आइस में तब्दील करना है, यानी इसको फ्रीज करना है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। तो ये इसके लिए क्या है, कंडीशन है। इस तरह अगर आप क्या करेंगे, यही वाटर को आपने क्या करना है, इसको गैसियस स्टेट में ले जाना है, तो इसके लिए भी क्या है, कंडीशन है, यानी इसके लिए आपने हीट को सप्लाई करना है। आप इसके लिए क्या करना है, फर्दर हीट को सप्लाई करेंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आप इसको जितना भी हीटिंग देंगे तो ये जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचे, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये फिर क्या करना शुरू है, फर्दर हीट सप्लाई इसको गैसियस स्टेट में ले जाने में वो एनर्जी एक्सपेंड हो जाएगी, यानी इस पे खर्च हो जाएगी। तो ये था इसकी ट्रांसफॉर्मेशन और इसके साथ ये कंडीशंस के बारे में कि असल में हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। इसके साथ हम केमिस्ट्री की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री की डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री।
देखा जाए तो डेली लाइफ में केमिस्ट्री की बहुत वास्ट एप्लीकेशन है, लेकिन मैं आप लोगों को चंद एग्जांपल पेश करके केमिस्ट्री का डिफेंस करना चाहूँगा। तो फर्स्ट वन फॉर एग्जांपल, फूड इंडस्ट्री में, यानी इंडस्ट्री में इसकी काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन है। इंडस्ट्री में यानी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इसकी। इंडस्ट्री एप्लीकेशन देख ले, चाहे फूड इंडस्ट्री हो, जहाँ पे देख ले फूड इंडस्ट्री में जो बेकरी वगैरह होते हैं वहाँ पे फूड को बेक किया जाता है, जैसा कि केक और इस तरह के और भी फूड मटेरियल्स हैं, फूड आइटम्स हैं जो कि हमारे साथ फूड इंडस्ट्री में तैयार किए जाते हैं। तो वहाँ पे भी केमिस्ट्री का क्या है, एप्लीकेशन है। इस तरह फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, इस तरह सीमेंट इंडस्ट्री में, इस तरह आपके साथ ग्लास इंडस्ट्री में। देख ले केमिस्ट्री का बहुत वास्ट एप्लीकेशन है डेली लाइफ में। इंडस्ट्रियल लिहाज से देखा जाए तो फूड इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र जहाँ पे फर्टिलाइज़र को डिज़ाइन किया जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री जहाँ पे सीमेंट को डिज़ाइन किया जाता है, का मैन्युफैक्चर किया जाता है, ग्लास इंडस्ट्री जहाँ पे ग्लास को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री की काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन है। और इसके साथ साथ देख ले, टू कंट्रोल, टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एंड सॉइल पोल्यूशन। देख ले केमिस्ट्री आपकी इन्वायरमेंट को भी स्टडी करता है, यानी इन्वायरमेंट में भी इसका इंटरेस्ट है। इन्वायरमेंट भी इसका इंटरेस्टेड एरिया है कि इन्वायरमेंट में यानी जो आपके वाटर है, एयर है, सॉइल है, इसमें चेंजेस, यानी इसमें जो अनडिज़ायरेबल चेंजेस आ जाते हैं और इसमें जो पोल्यूशन आ जाता है, आलूदगी आ जाती है, इसको भी डिटेक्ट करता है और कंट्रोल करने के मेयर्स भी बता रहे हैं, टेक्निक्स भी बता रहे हैं कि किस तरह हमने कंट्रोल करना है। तो ये भी देख ले केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। इसके साथ साथ देख ले वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसको फिर अगर वाटर कंटेमिनेट हो चुका है तो फिर इसी वाटर को हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, इसको दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट का एक प्रोसीजर है, प्लान्स बनाए जाते हैं। तो यानी वाटर ट्रीटमेंट का भी वो तरीक़ाकार बताता है। तो इसका मतलब कि केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो इसका मतलब ये है कि केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा, बहुत अहम किरदार अदा करता है, चाहे मेडिसन हो, चाहे जो भी हो, हमारे फूड आइटम्स हो या दीगर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो, वाटर ट्रीटमेंट हो और इस तरह के सॉइल पोल्यूशन हो, ये सारे सब कुछ बहुत ज़्यादा ये केमिस्ट्री की इंटरेस्टेड एरिया है। इसके बाद हम जाएंगे कि केमिस्ट्री बतौर सब्जेक्ट देगर सब्जेक्ट में, देगर साइंस सब्जेक्ट में इसका रोल है, कैसे रोल है, कैसे प्ले करता है वो रोल। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। तो अगर हम देख ले केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, यानी केमिस्ट्री का फिजिक्स में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। देख ले फिजिक्स में
हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन मैटर के बारे में इस तरह के मैटर की एनर्जी, यानी मैटर के साथ जो रिलेटेड एनर्जी है और इसका जो मोमेंट है। फिजिक्स में हम मैटर के एनर्जी और इसके मोमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो फिर इसके लिए फिज़िक्स को किस चीज़ की ज़रूरत है ताकि ये वो इसको सही तरीके से ये सारा फिनोमेना को अंडरस्टैंड करे? तो फिज़िस्ट को चाहिए कि उसको स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में मालूमात हो और मैटर के प्रॉपर्टी के बारे में मालूमात हो, और जिस पार्टिकल से ये मैटर बना हुआ है इसके बारे में भी इसको मालूमात हो। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन केमिस्ट्री वाले प्रोवाइड करते हैं ताकि इजीली फिजिक्स वाले अपनी रिसर्च को, अपनी स्टडी को आगे ले जा सके आसानी के साथ। तो केमिस्ट्री क्या करता है? केमिस्ट्री इसी मैटर की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और इसके साथ वो पार्टिकल जो कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यानी जो कि जिससे मैटर क्या होता है, कंपोज होता है, जिससे मैटर कंपोज्ड होता है, वो वाले पार्टिकल जिससे मैटर कंपोज्ड होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मैटर की प्रॉपर्टीज, इसके स्ट्रक्चर और इससे वो पार्टिकल जिससे मैटर बना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्म में वो ये इंफॉर्मेशन, यानी फिजिकल केमिस्ट्री में हम मैटर की प्रॉपर्टीज, इसकी स्ट्रक्चर और जिस पार्टिकल से ये मैटर बना है इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन रिसर्च करते हैं। तो ये वाली इंफॉर्मेशन और ये रिसर्च फिजिस्ट वालों को प्रोवाइड किया जाता है और वो इसको बरोकार लाकर अपनी स्टडी को मज़ीद आसान कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि केमिस्ट्री का फिजिक्स में भी रोल है और वो रोल फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्म में है। इस तरह फिजिक्स का, केमिस्ट्री का बियोलॉजी में भी रोल है और इसके ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। बियोलॉजी एंड केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री का बियोलॉजी में क्या रोल है, इसके बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देंगे। देख ले, बियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। बियोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को आसान बनाने के लिए केमिस्ट्री वाले बायोलॉजिस्ट का हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं? तो इसका मतलब यह है कि केमिस्ट्री का बायोलॉजी में भी इम्पोर्टेंस है, इसका रोल है। फिर वो किस फॉर्म में है, किस डिसिप्लिन की फॉर्म में है? देख ले, वो है बायोकेमिस्ट्री की फॉर्म में। तो बायोकेमिस्ट्री वो डिसिप्लिन है जिसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस that take place inside the body of
living organism. Along with structure of cell. तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? All the chemical reactions, all the metabolic pathway that take place inside the body of living organism along with the structure of cell. सेल के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ते हैं और इसके साथ साथ जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक पाथवे है इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। तो ये वाला जो बायोकेमिस्ट्री का ये वाला स्टडी है, रिसर्च है, ये बायोलॉजिस्ट को प्रोवाइड करके इसकी स्टडी को मजीद आसान बना सकते हैं। तो देख ले ये कैसे। तो केमिकल रिएक्शंस का लिविंग बॉडी में मतलब ये है कि देख ले रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन है, फोटोसिंथेसिस है। तो देख ले ये केमिकल रिएक्शंस हैं। देख और भी बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो कि लिविंग बॉडी के अंदर टेक्स प्लेस हो जाते हैं। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इस तरह की स्टडी, इस तरह का रिसर्च ये बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। और इसके साथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल का मतलब ये है कि सेल की कंपोजिशन, मतलब सेल किस चीज़ से बना है, सेल की ऑर्गेनील्स, इसके डिफरेंट पार्ट किस चीज़ से बने हैं, इसमें क्या चीज़ पाए जाते हैं। लाइक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे साथ होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, लिपिड है आपके साथ हैं, प्रोटीन है, और इसके साथ कार्बोहाइड्रेट हैं, और इसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड हैं, जैसा कि डीएनए और आरएनए होते हैं, डीएनए और इसके साथ आरएनए। तो बायोकेमिस्ट्री इन चीज़ों के बारे में स्टडी करता है और फिर ये चीज़ें कैसे मिलकर किस तरह ये प्रोसेस करता है और सेल को कैसे कंपोज करता है, सेल के ऑर्गेनील्स कैसे इससे बनते हैं, और इसके साथ रिलेटेड जो केमिकल रिएक्शंस है ये जो लिविंग बॉडी में आकर होते हैं। तो ये वाला स्टडी बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है और फिर यही वाला स्टडी, यही वाला रिसर्च बायोलॉजिस्ट को हेल्प देता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को फर्दर प्रोसीड करने में। तो इसका मतलब यह है कि केमिस्ट्री का बियोलॉजी में भी इम्पोर्टेंट मौजूद है, काफ़ी अहम रोल है। इसके साथ एक अहम और डिसिप्लिन है, जैसा कि हम कहते हैं केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड फार्मेसी। देख ले मेडिसिन और फार्मेसी, केमिस्ट्री का इन चीज़ों में क्या रोल है? काफ़ी अहम रोल है इसका केमिस्ट्री का। देख ले मेडिसिन्स वो मटेरियल्स हैं जो कि हीलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, फॉर हीलिंग पर्पस। फार्मेसी में ड्रग डिज़ाइनिंग होता है, ड्रग प्रिपरेशंस, यानी जो मेडिसिन वगैरह है इसकी प्रिपरेशंस, इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी डिज़ाइनिंग फार्मेसी में किया जाता है। तो मेडिसिन की हीलिंग, यानी मेडिसिन का जो पर्पस है वो क्या है? हीलिंग, यानी ट्रीटमेंट वगैरह करना है। तो ये वाले जो मेडिसिन हैं, मेडिसिन हमारे साथ नेचुरल रिसोर्सेज से भी हासिल किए जाते हैं, जैसा कि प्लांट्स वगैरह हैं, इससे भी हम मेडिसिन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, वहाँ से हम ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ये लेबॉर्ट्री में भी तैयार किया जा सकता है।
तो चाहे नेचुरल सोर्स से अपटेंड करना हो या लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करना हो, तो इसको केमिस्ट्री के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। यानी केमिस्ट्री का इसमें रूल है कि मेडिसिन को कैसे तैयार किया जाए, और मेडिसिन की जो एक्टिविटी है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो सारा केमिस्ट्री देगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो केमिस्ट जो केमिस्ट्री है, नहीं जो केमिस्ट हैं, तो अगर इसको एंजाइम और हार्मोनल फंक्शंस के बारे में, एक्टिविटी के बारे में पता चले, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हो जाए, यानी जब केमिस्ट को इस बारे में इंफॉर्मेशन हो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, तो वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए मेडिसिन को डिज़ाइन कर सकते हैं। दे कैन डिज़ाइन मेडिसिन, मेडिसिन को डिज़ाइन कर सकते हैं इसके लिए कि किस तरह इसकी एक्टिविटी को, मतलब इसकी कोई डिजीज़ वगैरह है इस एंजाइम या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से हैं, तो इसी ड्रग का, इसी मेडिसिन का क्या एक्शन होना चाहिए, किस तरीके से हम इसको यूज़ करें, किस टाइप का मेडिसिन के लिए कौन सा टारगेट मेडिसिन इसके लिए हम यूज़ करें। तो ये वाला डिज़ाइनिंग और ये वाला जो मेथोडोलॉजी है वो केमिस्ट देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि केमिस्ट्री का मेडिसिन में और फार्मेसी में काफ़ी सेंट्रल इम्पोर्टेंस का रोल है। इसके साथ साथ हम इसकी एप्लीकेशन और इसका जो रोल है वो हम एग्रीकल्चर में भी स्टडी करेंगे कि एग्रीकल्चर में भी इसका रोल पाया जाता है। रोल्स इन एग्रीकल्चर्स, यानी केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर्स। केमिस्ट्री का एग्रीकल्चर में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, रोल है। देख ले वो कैसे, देख ले एक स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स कल्टीवेशन के लिए एक स्पेसिफिक सूटेबल साइल दरकार होता है। यानी एक ख़ास क्रॉप्स के लिए एक मुनासिब साइल की ज़रूरत होती है, क्योंकि साइल की जो कंपोजिशन है, इसकी जो कंपोनेंट है, वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट है। यानी साइल की क्या है कंपोजिशन, यानी इसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, वो डिफरेंट है, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट होता है। तो बाज़ ऐसे एरिया होता है, साइल्स का ऐसा रीजन होता है, सेक्टर्स होता है कि जहाँ पे वो जो इसकी कंपोजिशन है, इसकी जो कंपोनेंट है, वो एक क्रॉप्स के लिए, एक मखसूस क्रॉप्स के लिए मुनासिब होता है। वहाँ पे इसकी एक अच्छी ग्रोविंग की जाती है। और इस तरह के कहीं और जगह पे एक सेक्टर्स हो तो इसके लिए एक और क्रॉप्स के लिए वो मौजू हो। तो इस तरह क्या होता है कि साइल की जो कंपोजिशन है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ एरिया में डिफरेंट होता है, इसकी कंपोनेंट डिफरेंट होते हैं। तो फिर इसी कंपोनेंट की बुनियाद पे हम ये डिज़ाइनिंग करते हैं कि इस एरिया में इस टाइप का क्रॉप्स को इसकी ग्रोविंग की जाए। मतलब आपके साथ मकई हैं, आपके साथ बाजरा हैं, गंदम हैं, और इस तरह के देगर क्रॉप्स हैं, काटन की क्रॉप्स हैं। तो इस सारे के लिए जो साइल क्वालिटी हैं और इसमें इसकी जो कंपोनेंट है, इसकी कंपोजिशंस और इसकी एक मखसूस कंपोजिशन होनी चाहिए इसकी प्रॉपर ग्रोइंग और प्रोडक्ट के लिए।
तो इस तरह ये आपके साथ क्या करता है, केमिस्ट्री वाले इसी साइल की एनालिसिस करता है, केमिकल एनालिसिस करता है, फिर उसी एनालिसिस के बुनियाद पे वो यो इंफॉर्मेशन देता है कि इसी साइल का जो कंपोजिशन है, इसका जो कंपोनेंट है, ये इतनी मकदार में इतना पाया जाता है और ये कंपोनेंट है, तो ये इसी मखसूस क्रॉप्स की अच्छी पैदावार के लिए ये एरिया मौजू है। तो केमिस्ट इस लिहाज से भी इनको जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर फील्ड में जो रिलेटेड बॉडीज़ है उसका हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ वो इंसेक्टिसाइड को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन इंसेक्टिसाइड, डिज़ाइन इंसेक्टिसाइड। केमिस्ट क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इसको कहते हैं जो कि इंसेक्ट्स को किल करते हैं। तो केमिस्ट कोशिश करते हैं कि एक ऐसे इंसेक्टिसाइड को डिज़ाइन कर ले कि वो माहौल दोस्त भी हो, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो, इन्वायरमेंट को भी इससे नुकसान ना हो, और इसके साथ साथ सेलेक्टिव हो, मतलब जो देगर यूज़फुल इंसेक्ट्स हैं इसको भी नुकसान न पहुंचाए, और जो मखसूस जो कि ज़रर रसा इंसेक्ट्स हो और जो कि फसल को मुतासर करता है, इसकी प्रोडक्ट को मुतासर करता है, इसके ख़िलाफ़ काम करे। तो ये इंसेक्टिसाइड को भी क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कौन, केमिस्ट, ताकि आपके साथ जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स एक अच्छा प्रोडक्ट दे दें, यानी इसका जो प्रोडक्ट है, यील्ड है, वो प्रॉपर हो, काफ़ी ज़्यादा हो। तो इसके लिए वो ये डिज़ाइनिंग करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि केमिस्ट्री का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है इन एग्रीकल्चर। इसके बाद रोल ऑफ केमिस्ट्री इन फ्यूचर, रोल ऑफ केमिस्ट्री इन फ्यूचर। देख ले, केमिस्ट्री एक रिवोल्यूशनरी सब्जेक्ट है फॉर द फ्यूचर। ये फ्यूचर में इनकलाब लेके आएगा, हर फील्ड में इनकलाब लेके आएगा। जैसे हमने बताया कि केमिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी कलर्ड सब्जेक्ट है, काफ़ी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर इसको थोड़ा सा समझे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे, तो केमिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसका रोल फ्यूचर में क्या है केमिस्ट्री का, फ्यूचर में इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। वो रोल किस तरह है कि केमिस्ट्री का वो रोल इन द फॉर्म ऑफ नैनो केमिस्ट्री है, इन द फॉर्म ऑफ नैनो केमिस्ट्री, इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ नैनो केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री के साइंस का एक अहम और काफ़ी इम्पोर्टेंस और न्यूली एमर्जिंग फील्ड है। और इसमें एक ऐसे मटेरियल्स को, सब्सटेंस को डिज़ाइन किया जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को डिज़ाइन किया जाता है जिसकी प्रॉपर्टी क्या हो, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज़ के हामिल हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी काफ़ी हैरान कौन, तब्दीली लाने वाले, इनकलाब बर्पा करने वाले प्रॉपर्टीज इसमें मौजूद हो। ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे सब्सटेंस को डिज़ाइन करेगा फ्यूचर में कि वो फ्यूचर में डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट लाइफ के शोबे में ये रिवॉल्यूशनरी, इनकलाबी रोल हो इसका। लाइक आपके साथ ट्रांसपोर्टेशन है, तो ट्रांसपोर्टेशन में ये एक अहम किरदार अदा करेगा। ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह के ये ऐसे कोशिश करेगा कि मतलब एक इस टाइप के इंजन को तैयार करने में फिजिस्ट का मदद करेगा कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और एफिशिएंट भी हो,
ताकि इन्वायरमेंट को इससे पोल्यूशन ना हो और इस केमिकल को ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में एनर्जी में ट्रांसमिट करे, न कि और फॉर्म ऑफ मैटर में, ताकि वो इन्वायरमेंट को हार्मफुल हो, हमारी इन्वायरमेंट को थ्रेट करे। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी ये इनकलाब इंशाल्लाह बर्पा करके लेके आएगा। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट क्वालिटी को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल इन्वायरमेंट क्वालिटी। कि इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है इसको कंट्रोल करेगा, ऐसे प्रोसेस को डिज़ाइन करेगा कि हमारी जो इन्वायरमेंट है इसकी क्वालिटी मेंटेन हो, ये कंट्रोल हो, इसमें मज़ीद पोल्यूशन ना हो। तो इस तरह की वो एक प्रोसेस को और मैकेनिज़म्स को क्या करेगा, डिज़ाइन करेगा। को केमिस्ट्री केमिस्ट्री ऐसे प्रोसेस को डिज़ाइन, और इसके साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी कम्युनिकेशंस में, यानी वो फ्यूचर में जो हमारे कम्युनिकेशन है इसको भी क्या करेगा, इसमें भी इनकलाब लाएगा। तो कम्युनिकेशन में यानी कम्युनिकेशन में भी इसका क्या होगा, फ्यूचर में कम्युनिकेशन में भी ये इनकलाब बर्पा बर्पा करके लाएगा। यानी ऐसे माइक्रोचिप्स को डेवलप करेगा कि वो क्या हो, कम्युनिकेशंस का जो प्रोसेस है इसको आसान बना दे। इसके साथ एनर्जी में तो केमिस्ट्री एनर्जी के ऐसे तरीक़ेकार को तलाश करेगा कि ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी हो, ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी हो। हाँ, ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी हो, ऐसे एनर्जी हो, एनर्जी के ज़राए हो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो प्रोसेस, इन्वायरमेंट को इससे नुकसान ना हो। इसके साथ साथ ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क इसको कहते हैं, मॉफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। एक ऐसे फ्रेमवर्क होते हैं, एक ऐसा चीज़ होता है, मटेरियल्स है जो कि फ्यूचर में डिज़ाइन किया जाएगा फॉर गैस स्टोरेज। ये गैस स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होगा। गैस स्टोरेज का मकसद ये है कि इसमें गैस को स्टोर किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मीथेन गैस जो कि एनर्जी के लिए ज़रूरी है, एनर्जी के बतौर एनर्जी इस्तेमाल होता है, ये भी स्टोर होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे माफ को तैयार करेंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करे, ताकि वो इन्वायरमेंट को पलोट भी न करे, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम यूज़ करें बतौर एनर्जी। दोबारा वो इसको हम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के यूज़फुल सोर्स में, जो कि फ्यूचर में इंशाल्लाह मुमकिन है। और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बतौर एक्सटिंक्शर्स यूज़ करते हैं। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि हमारे साथ एक ऐसा टेक्नोलॉजी हो, माफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क हो, जो कि इसकी आसानी के साथ इसको स्टोर भी करे और इस्तेमाल के वक्त इसको आसानी के साथ रिलीज़ भी कर दें। तो यह था केमिस्ट्री। और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन थोड़ा सा इंस्पायरेशन के लिए, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए हमने इसको आप लोगों को ये लेक्चर केमिस्ट्री के बारे में दिया, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि केमिस्ट्री इस टाइप का सब्जेक्ट है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको समझ ले और फिर इससे इसी कंसेप्ट को यूज़ करें और इसको केमिस्ट्री को फिर डेली लाइफ में यूज़ करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिस्ट्री की जो स्पेसिफिक स्ट्राइक केमिस्ट्री है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, और इसके साथ रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर्स।